हेलो एवरीवन, मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। आज हम FCI AG3 टेक्निकल की बॉटनी की फर्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं, जो कि है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। अगर अभी तक आपने एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ डू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन इन योर एंड्रॉयड फ़ोन, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वेरियस कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस, ICR नोट्स जो कि हेल्पफुल होंगे आपके ग्रेजुएशन एंड ऑल्सो फॉर द मास्टर्स एंड अपकमिंग जॉब वैकेंसीज के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सिलेबस जो कि डिटेल सिलेबस, आपका हर एक टॉपिक के डिटेल सिलेबस यहाँ अपलोड किए जा रहे हैं। न्यू अपडेट्स अपलोड, जो भी नए अपडेट्स आते हैं किसी भी एग्जाम के फॉर एडमिट कार्ड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, कोई भी न्यू अपडेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आप अपने इवैल्यूएशन के लिए टैली कर सकते हैं, एंड ऑल्सो द यूट्यूब क्लासेस, ये सारे फीचर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। सो प्लीज़ डू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन इन योर एंड्रॉयड फ़ोन। अगर आपने एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन द यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन्स टू स्टे नोटिफाइड, ताकि आप हर एक अपकमिंग वीडियोस, अपकमिंग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल सके ऑन टाइम। टू स्टे ट्यून, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अगर आप FCI AG3 टेक्निकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसके फीचर्स हैं कंप्लीट नोट्स एज पर द सिलेबस फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। आपके पास कंप्लीट नोट्स होंगे, प्रिंटेबल ई बुक्स होंगे, जो ई बुक्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे थे, तो यू कैन प्रिंट इट एंड रीड इट फॉर फर्दर, एंड फुल वन क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, फुल एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जा रही है, यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, क्वालिटी कंटेंट फॉर द एग्जामिनेशन, क्वालिटी कंटेंट फॉर द एग्जामिनेशन, जिससे आप अपना जो है सीट अश्योर कर सकते हैं इन FCI AG3 टेक्निकल जॉब कैटेगरी। और ये सारे फीचर्स आपको जस्ट 1500 के कॉस्ट प्राइस पे हैं। सो प्लीज़ डू परचेज दिस कोर्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय आवर चैनल। और इस कोर्स को परचेज करने की जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। और फर्दर किसी क्वेरी के लिए वी हैव ऑल्सो द व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन आस्क योर एनी अदर क्वारीज और डाउट्स। अगर आपको कोई और क्वारी, डाउट्स या फिर फर्दर किसी भी तरह की डाउट्स क्रिएट होते हैं तो आप इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेस्ट ऑल द डिटेल्स, जितने भी डिटेल्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। So we'll start the topic, as we have said, is photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके हमारे अगर बॉटनी का पर्पस हम देखें, बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर प्लांट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ शुगर। यानी कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिससे कि हमारे जो प्लांट्स है वो एक प्लांट्स क्या होते हैं, हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि वो खुद ही अपना खाना तैयार कर सकते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी जो उनको जिंदा रहने के लिए रिक्वायर्ड है, दे कैन प्रिपेयर ऑफ देयर ओन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो कैसे होता है? वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में वो सनलाइट और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, और बाई प्रोडक्ट में क्या होता है? बाई प्रोडक्ट में वो स्टार्च यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं एंड ऑक्सीजन, जो कि हमारे इनहेल करने के प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। ये दोनों चीज़ें वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें आउटकम उससे मिलता है। ठीक है। सो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। अब हमारे से क्वेश्चन अराइज होता है, विच इज द प्रोसेस वेयर द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सो द स्ट्रेट अवे आंसर विल बी फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस में हम सनलाइट का प्रयोग करके
सिर्फ सनलाइट के उपयोग से, बिना सनलाइट के हमारा ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो जो लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते किस में, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कैसे कि जो हमारा जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च और शुगर, ग्लूकोज जो हमारा प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इट इज़, और जो हमारा जो स्टार्च है वो क्या, एज अ फ्यूल, यानी कि एज अ फ्यूल यूज होता है प्लांट्स के अदर सेलुलर एक्टिविटीज़ में। सो हियर इज द डायग्राम, यू कैन सी सनलाइट जो कि हमारे प्लांट्स में पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, वाटर विच इज़ अपटेकन बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, ये सारे के हेल्प से हम बनाते क्या है, ऑक्सीजन जो हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, एंड शुगर विच इज़ द सोर्स ऑफ फ्यूल, यानी कि फ्यूल इसका जो ग्रोथ के लिए या जो भी प्रोसेस प्लांट के जिंदा रहने के लिए है उसके लिए जो शुगर प्रोवाइड होता है वो इस प्रोसेस से बन रहा है। हियर इज द इक्वेशन, अगर आप इक्वेशन देखा जाए तो क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स अस 6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि अब हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये मिलके हमें क्या बना के दे रहा है, स्टार्च। ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज बन रहा है और हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड हो जो कि हम इनहेल कर रहे हैं, यानी कि ये हो गया हमारा शुगर and this is the oxygen. Photosynthesis also applies to other organisms beside the green plants. सिर्फ ऐसा नहीं कि photosynthesis सिर्फ green plants में हो रहा है, अदर भी कुछ जैसे कुछ एल्गीज हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम देख पाते हैं, जैसे कि कुछ और प्रोकैरियोट्स है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, purple bacteria and the green sulfur bacteria is also do the photosynthetic process because they also contain the chlorophyll content in them. तो फोटोसिंथेसिस उन सब में भी हम देख सकते हैं। Jan Ingenhousz was an 18th century Dutch physician, biologist and chemist who discovered photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस किसने डिस्कवर किया था, जैन इंगेनहाउस ने। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे हम अगर देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रहा है एक्चुअली हमारा। अब प्लांट्स हमने देख लिया, लीफ इतनी बड़ी है, उसके एक माइक्रोस्कोपिक पोर में हमारा फोटोसिंथेसिस अकर कर रहा है। तो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका, क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से। जो क्लोरोफिल होता है वही क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन करता है, एंड यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राना। और ये एक एक थैलाकॉइड से मिलके एक जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, एक जमा होके एक स्टैक बना देता है, उसको हम कहते हैं ग्रानम। और इसी इट इज़ अ स्टैक ऑफ थैलाकॉइड। एक एक इस और जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना वो थैलाकॉइड में स्टार्ट होता है। जो ग्राना है ये तो एक लेयर बना दी गई है। ग्राना का जो बेसिक पार्ट है, यूनिट ऑफ द ग्राना इज थैलाकॉइड। ये हो गया। और ये बहुत सारे जो ग्रानास होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं बाय द लैमेला, एंड जो अंदर का पार्ट है दिस इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है, जो हमारी जो लाइट रिएक्शन होगी ना, जो हमारे जो लाइट को इंट्रैप करने वाला प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा, वो हमारा होगा इस ग्राना में। ग्राना में थैलाकॉइड के अंदर हमारा लाइट को इंट्रैप करने वाला प्रोसेस होगा, और जो उससे जो प्रोडक्ट निकल रहा है उससे फर्दर हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो, उसका प्रोसेस कहाँ होता है, उसका प्रोसेस होता है इस स्ट्रोमा में। ठीक है, सो आई विल रीड इट आउट। So photosynthesis occurs in the chloroplast organelle present in the plant cell. The green color comes from the chlorophyll in the chloroplast. This is the pigment that absorbs energy. यानी कि क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। The chloroplast contains stroma and grana. The stroma and grana, the stack of thylakoids which contains the chlorophyll. यानी कि जो ग्राना है और जो कि स्टैक ऑफ थैलाकॉइड जिसके अंदर हमारा क्लोरोफिल कंटेंट होता है। तो ये रहा आपका वो पूरा का पूरा डिटेल्ड डायग्राम, जिसमें देखिए कि ये लीफ है। लीफ का आपने एक पर्टिकुलर सेल ले लिया, सेल के अंदर का आपने अपने सेल लिया, सेल के अंदर का एक क्लोरोप्लास्ट ले लिया। क्लोरोप्लास्ट को हमने यहाँ पे डिटेल में देखा है।
अब हमने बताया हमें पास दो प्रोसेस थे, एक डार्क प्रोसेस एक लाइट प्रोसेस, ठीक है। डार्क प्रोसेस कहाँ हो रहा था, स्ट्रोमा में यानी कि यहाँ, और लाइट प्रोसेस कहाँ होता है, ग्रैनम में, यहाँ पे। तो जब हमारे जब सनलाइट हमारे प्लांट्स पे पड़ती है तो जो थाइलाकॉइड का बेस मेम्ब्रेन होता है ना, यहाँ पे लाइट पड़ती है तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल, तो वो एक्साइटेड स्टेज में आ जाता है। ये एक्साइटेड स्टेज में आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करता है, ठीक है, और ये फॉर्म करता है एटीपी और NADPH। और यही एटीपी और जो लाइट रिएक्शन से हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना लाइट के प्रेजेंस में, वही आगे चल के कहाँ काम आते हैं, वो आगे चल के डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल में काम आते हैं, जो कि हमारा स्ट्रोमा में आकर करता है। ये मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करती हूँ। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन 2 स्टेजेस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और द डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी 2 फेजेस में होते हैं, 2 तरह के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आप कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, अब फोटो का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि फोटो मतलब लाइट, तो जो लाइट रिएक्शन हो रही है हमारी उसके अंदर। अब फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या, हमारे पास ADP प्रोड्यूस है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ATP, क्योंकि ATP इज द सोर्स, जो कि आपका एनर्जी सोर्स क्या है, वो हमारा ADP नहीं हो सकता। ATP इज द हमारा जो एनर्जी सोर्स है। अब इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, ये हमारे सेल में प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट नहीं होता। इसको बनाने के लिए ये प्रोसेस हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें 2 प्रोसेस है, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस टू कन्वर्ट ADP into ATP, यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन वो प्रोसेस है जो कि आपका ADP को ATP में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। सी हियर, यहाँ पे देखिए ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। कोई भी जो भी प्रोसेस हमारे प्लांट्स में अकर कर रहा है वो एकदम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो हमारे पास जब सनलाइट पड़ा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजैकुलेट हुए, वो ADP से ATP बना, ADP NADPH यहाँ पे आया, और ये चीज़ हमारा जो है वो केल्विन साइकिल यानी कि जो डार्क रिएक्शन है उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड सो नाउ आई विल एक्सप्लेन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड हिल रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है कि ये होता है हमारा थाइलाकॉइड में, ये अकर करता है, यानी थाइलाकॉइड जो ग्रैना का सबसे नीचे वाला लेयर है, जो छोटे छोटे जो डिस्क है ना, जो इकट्ठे हो गए पूरा एक स्टैक बना दिया उन्होंने, तो वो उसमें जो हमारा जो लाइट है वो आता है जो थाइलाकॉइड के अंदर, और वो क्लोरोफिल को जो एक्साइट कर देता है, ठीक है। सो इट टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड विच स्टोर्स क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। द ग्रैना, the membrane bound sac like structure present inside the thylakoid functions the gathering of light called photosystem। यानी कि जो हमारा थैलाकॉइड होता है, ऐसे जो हमने बहुत सारा थैलाकॉइड बना हुआ होता है, उसी थैलाकॉइड के अंदर हम जो लाइट को गैदर कर लेते हैं। लाइट को गैदर करने के बाद वो हमारा कन्वर्ट कैसे हो जाता है, किस में कन्वर्ट होता है, वो एक फोटो सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। फोटो सिस्टम हमारे पास 2 टाइप के फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। Photo system 1 P680 and P700. 2 type of photo system we have that I'll explain you later। उसके अभी मैं आगे आपको जो भी जब प्रोसेस आगे डील करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ पे एग्जैक्टली इनका पर्पस कहाँ पे पड़ता है, मैं आपको वो बताऊंगी। जो हमने 2 टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन बताया, जिसमें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, वहाँ आपको समझ में आएगा कि किसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें दोनों यूज़ होते हैं वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जिसमें एक ही फोटो सिस्टम यूज़ होता है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें, ठीक है। तो अंडर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू ATP and NADPH which is used in the second phase of photosynthesis. During the light reaction, ATP and NADPH are generated by 2 electron transport chain. Water is used and oxygen is produced. The chemical equation of the light reaction of photosynthesis can be reduced to। अब ये देखिए कि जो लाइट रिएक्शन होता है, जो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए
लाइट रिएक्शन में हम क्या क्या काम में ले रहे हैं, ये जो CO2 हमारा जो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये डार्क फेज में होगा, यानी कि लाइट फेज में CO2 का कोई काम नहीं है। हमारा लाइट फेज में काम किसका पड़ता है, H2O का, जो हमारा O2 बना रहा है। तो बेसिकली हमारा काम कहाँ से हो रहा है, H2O कन्वर्ट कर रहा है O2 में, जो कि मैं आगे अभी आपको जो इक्वेशन दिया उसमें मैं आपको समझाऊंगी। ये जो पूरा रिएक्शन है वो एक साथ नहीं होता, पहले ये वाला रिएक्शन अकर करता है, यहाँ से कुछ फ्यूल बनता है, फिर ये रिएक्शन अकर करता है, तब जाके ये फाइनल प्रोडक्ट हमें हाथ में लगता है। हियर तो यहाँ देखिए कि हमारे पास क्या है, H2 है जो हमारा एक इंग्रेडिएंट था। क्या क्या इंग्रेडिएंट था हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था और क्या, सनलाइट था। ठीक है, तो अब वाटर और NADPH जो कि क्लोरोप्लास्ट में, ADP जो क्लोरोप्लास्ट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि क्लोरोप्लास्ट में, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। जब लाइट आती है, लाइट जब पड़ती है तो उसमें लाइट रिएक्शन में 3-4 प्रोसेसेस हैं, जैसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ ADP इंटू ATP एंड रिडक्शन ऑफ NADP। ये सारे प्रोसेस लाइट रिएक्शन के अंदर हो रहे होते हैं, जो कि आपको रिजल्टेंट क्या देता है, रिजल्टेंट आपको देता है NADPH और ATP। और ये दोनों NADPH ATP ये आपके कहाँ हेल्प करते हैं, केल्विन साइकिल के अंदर। केल्विन साइकिल में ये दोनों का यूज़ होता है, जो कि आपको हेल्प करता है क्या प्रोवाइड करने में, आपको हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट बनाने, क्योंकि ऑक्सीजन तो अब हमें मिल गया। जब हमारा हाइड्रोजन ब्रेक डाउन करता है, वाटर ब्रेक डाउन करता है, वहाँ से आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो गया। तो जो हमारा प्रोडक्ट था उसमें क्या था, शुगर एंड ऑक्सीजन। ओके, सो ऑक्सीजन भी हमें कहाँ से मिल गया, लाइट रिएक्शन से। अब हमें क्या चाहिए, शुगर चाहिए, शुगर बनाना है। अभी शुगर बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा है, तो शुगर बनाने के लिए जो इतना लंबा प्रोसेस के लिए बहुत सारा फ्यूल की भी ज़रूरत होगी। तो वो फ्यूल कहाँ हमें से मिल गया, हमें लाइट रिएक्शन से हमें वो फ्यूल मिल गया। क्या है वो फ्यूल, ये दोनों है हमारा फ्यूल। ये क्या है, फ्यूल है हमारा, जो कि आगे जब हम डार्क रिएक्शन में या केल्विन साइकिल में हम देखेंगे इसका यूज़ होगा। नाउ डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल, ब्लैकमैन साइकिल ये कह सकते हैं। ये इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन है। जो हमारा डार्क रिएक्शन होता है, वो जो CO2 होता है ना, CO2 को ही फिक्स करने का काम है उसको, इसलिए इसको हम कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। द डार्क रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड कहाँ है, जो ग्राना का हर एक जो बेसिक लेयर है वो थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड से हमारा जो फ्यूल निकला अब वो स्ट्रोमा में जाएगा। स्ट्रोमा में क्या करने जाएगा, ये डार्क रिएक्शन को सर्कुलेट करने के लिए, डार्क रिएक्शन प्रोसेस में आए उसके लिए कुछ फ्यूल चाहिए, जो कि हमें मिल गया कहाँ से, लाइट रिएक्शन से। ठीक है, तो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड where they utilize the NADPH and ATP to product of the light reaction। यानी कि ये दोनों जो है क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, ये हम स्ट्रोमा में यूज़ होते हैं। क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन करने के लिए। ठीक, प्लांट कैप्चर्स द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा एंड प्रोसीड टू केल्विन फोटोसिंथेसिस साइकिल। यानी कि जो हमारा लीव होता है ना, उसमें स्टोमेटा होता है, देयर आर पोर्स, जो कि हमारा ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। अगर लीव्स में एक्स्ट्रा फ्लूइड्स है तो उसके लिए हेल्प करता है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर से हमें CO2 कहाँ से, प्लांट के अंदर इनटेक होगा, रूट से तो हमें वाटर मिल रहा है, तो CO2 कहाँ से मिल रहा है, CO2 थ्रू द स्टोमेटा आपके लीव्स में एंटर करता है। In the Kelvin cycle, the ATP and NADPH formed during the light reaction drive the reaction and convert 6 molecules of carbon dioxide into 1 sugar molecule और glucose। अब ये जो लाइन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ा प्रोसेस है। बस एक जिस्ट में समझ लीजिए कि जो अब ATP NADPH हमें मिल गया है, ATP NADPH हमें क्या, हमें फ्यूल मिल गया। अब गाड़ी कौन से में इसको चेंज किसको करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदलना है, ग्लूकोज में।
तो अब ATP NADPH हेल्प करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसका जब अब रिएक्शन कौन सा होगा, CO2 के अंदर हम NADPH ऐड करेंगे, वाटर ATP, अब ये कन्वर्ट होगा G3P में, हाइड्रोजन आयन में, एंड ऑल्सो रेस्ट ऑफ द रेसिड्यूज, ये सारे रेसिड्यूज आपके बचे रहेंगे। यही रेसिड्यूज जो यहाँ पे हमें बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, H+, NADP, ADP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यही सारे फिर लाइट रिएक्शन में। अब आपको एक क्वेश्चन अराइज होगा कि हमारे पास भाई ADP NADPH कहाँ मिला, ATP कहाँ मिला, या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ मिला। तो ये जो हमारा ब्लैक क्या बोलते हैं डार्क साइकिल होता है, यानी कि जो कैल्विन साइकिल है या डार्क फेज का जो रिएक्शन होता है, उसमें हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसके साथ में ये सारे बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और यही बाई प्रोडक्ट्स आगे चल के लाइट रिएक्शन में जब फोटोलाइसिस होता है, तो जब वाटर का फोटोलाइसिस होता है तो यहाँ पे NADP का रिडक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, तो ATP में इन दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ वो इनको जोड़ के ATP बना देता है, जो वाटर जो हाइड्रोलाइज होता है वो आपको NADP को रिडक्ट करके उसको NADPH में कन्वर्ट करता है, वही NADPH यहाँ आता है। तो ये जो साइकिल है, ये पूरा है साइकिल प्लांट्स में चलते रहता है, और इसी प्रोसेस को, इसी साइकिल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया वही उसका ही एक जिस्ट में आपको एक पिक्चर है, आप इसको देख लीजिए। तो अब हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अब हमने एक पूरा जो ओवरऑल सिनेरियो वो समझ लिया कि भाई फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है, ठीक है, एक ओवरऑल सिनेरियो पता चल गया है। अब हमें क्या उसके अंदर का कि साइक्लिक क्या है, नॉन साइक्लिक, कहाँ से ADP आया, कहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया, कहाँ से क्या चीज़ें आ रही है, ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे किसमें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि जो ATP जो हमारा कपल करता है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 में ही होता है। फोटो सिस्टम 1 क्या है, फोटो सिस्टम PS1 जो है, PS1 700, ठीक है। अब ये जो हमारा जो फोटो सिस्टम 1 है, साइक्लिक में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम एक्ट करता है, दो फोटो सिस्टम एक्ट नहीं करते, ठीक है। ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बैक टू P700 instead of moving them into the NADP from the electron acceptor. Thus this downward movement of electrons from an acceptor of to P700 result in formation of ATP molecule. अब क्या होता है, जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है जो वो एक्साइट करता है, एक्साइट होके ना वो वापस उसी चेन में वापस आ जाता है। जब हम ADP को ATP में कन्वर्ट करके वापस वो P700 में आ जाता है हमारे फोटो सिस्टम में। फोटो सिस्टम 1 जो है हमारा P700, तो उसमें वापस रिटर्न आ जाता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। सी यहाँ पे जैसे देखिए अभी क्या है, लाइट पड़ा यहाँ पे, ठीक है। क्लोरोफिल क्या था, क्लोरोफिल में क्या हो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स गॉट एक्साइटेड, अब वो आगे जाएगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया, क्या गया, यहाँ पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक हमारा ADP है ना, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों है ना, अब इन दोनों को, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इनको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ADP में। अब एक ATP तो हमारा बन गया है ना, ATP बन चुका है। अब क्या, अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन से हमारा ATP बना दे और वापस एक इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल में एंटर कर गया है, ठीक है। तो ये जो है ये साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। साइक्लिक प्रोसेस यहाँ से फिर ATP बन के निकल गया, ये एक साइक्लिक प्रोसेस। इसमें बस फोटो सिस्टम 1 जो कि है हमारा P700, बस यही इन्वॉल्व होता है, और कोई फोटो सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है इसके अंदर, बस यही एक ही फोटो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग Z स्कीम भी कह देते हैं, Z स्कीम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज Z स्कीम। जब आप इसका प्रोसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको Z स्कीम क्यों कहते हैं। नाउ विल स्टार्ट। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज अ प्रोसेस that results in the movement of electrons in a non-cyclic way
to synthesize the ATP molecules by using the energy from the excited electrons that are provided by photosystem 2। यानी कि जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हमारा फोटोसिस्टम 2 से एक्साइट होता है उसको हम आगे यूज़ करते हैं, ठीक है, मूवमेंट करता है इन नॉन साइक्लिक वे। अब ये वापस रिटर्न नहीं, जैसे हमने फोटो सिस्टम हमने क्या देखा साइक्लिक में, क्या देखा था कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है और वापस फिर सेम आ जाता है फोटो सिस्टम 1 में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं ना वो वापस नहीं आ रहे हैं हमारे सिस्टम में, तो इट इज़ नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन सिंस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय P680, यानी कि जो हमारा सेकेंड फोटो सिस्टम है इससे जो हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वो वापस इसके पास नहीं आता, ठीक है। गेट ऑक्यूपाइड बाय द फोटो सिस्टम फर्स्ट, यानी कि फोटो सिस्टम 2 से जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स निकला है आगे प्रोसेस करने के लिए वो हमारा फोटो सिस्टम 2 से ऑक्यूपाई कर लेता है एंड नेवर रिवर्ट टू फोटो सिस्टम फर्स्ट, यानी P680 के पास वापस नहीं आता। द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिलीज्ड बाय द P700 गेट carried by the primary acceptors and then get passed on the NADP। Non-cyclic photophosphorylation produce 1 ATP and 2 NADPH molecules, यानी कि एक ATP 2 NADPH। ये क्या है? ये हमारा फाइनल फ्यूल है, किसके लिए? शुगर बनाने के लिए। The electrons here get combined with the proton that is H plus that produced when the water molecule split up and reduced the NADP into NADPH। अब हमने लाइट रिएक्शन में क्या देखा था कि हमारा जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे हो रहा है, वाटर टूट रहा है और H प्लस दे रहा है, वही H प्लस ना NADP में जॉइन होकर NADPH बना रहा था, ठीक है। तो वो H प्लस जो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स जाके H प्लस सब कंबाइन कर जाते हैं और NADPH बना देते हैं, जो कि हमारा रिड्यूक्स हमें NADP को रिड्यूस करने में हेल्प करता है इनटू NADPH। अब रिडक्शन देख लीजिए, NADP पॉजिटिव H प्लस पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट करता है NADPH में और H प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेट रिड्यूस्ड इन NADP इंटू NADPH, यानी कि अब जो हमारा NADP प्लस है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन आयन है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन आयन जाके इसको रिड्यूस कर देता है NADP को, और जो NADP को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो NADPH बन गया, और प्लस एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो NADP को आगे फर्दर रिड्यूस करेगा NADPH2 में। दिस इज द साइकिल जो कि मैंने बताया जेड स्कीम, ये देख सकते हैं आप, ऐसे फॉर्म करता है, ये जेड का फॉर्मेशन, जेड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है कि दो फोटो सिस्टम है, PS1 PS2, ठीक है, ये 2 फोटो सिस्टम है। जब लाइट यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, जब लाइट यहाँ पे पड़ रही है, फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। When the light gets on this cytoplasm, यानी कि साइटोप्लाज्म जो थाइलाकॉइड पर हमारी लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम, तो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है ना वो आगे चल के प्लास्टोक्यूनॉन जो हमारा अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्यूनॉन, B6F कॉम्प्लेक्सेस, ये सारे क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। ये चैनलाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक का पहुँचाने का प्रोसेस कौन कर रहा है? ये सारे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारा लाइट यहाँ पड़ रहा है इस सेल पे, तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। अब उसको प्लास्टोक्यूनॉन ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको आगे फॉरवर्ड किया B6F कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। और इसी यहाँ पे आने के बाद ही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा एक H, 2 H था हमारे पास, एक H रिलीज कर देता है, और यही एक H जब रिलीज होता है
तो वो एडीपी को ये इलेक्ट्रॉन हेल्प करता है एडीपी को कन्वर्ट करने में, किसमें, एटीपी में, ठीक है, ये एक हेल्प करता है, ठीक है, आगे फॉरवर्ड होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो चुका है किसमें, एटीपी बनाने में, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया, कहाँ, फोटो सिस्टम 1 में। अब फोटो सिस्टम 1 में जब ये पहुंचा तो यहाँ से एक्साइट, ये सारा लाइट रिएक्शन के अंडर में ही है, तो लाइट दोनों फोटो सिस्टम पे पड़ रही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। सो डोंट कंसिडर दैट ये डार्क में हो रहा है या यहाँ पे कोई लाइट का प्रोसेस नहीं, इट इज़ अंडर द लाइट रिएक्शन, ओके। तो जो हमारा एक और इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आया, यहाँ से जब यहाँ फोटो सिस्टम सेकेंड से जब ये एक्साइट हुआ तो यहाँ पे आने के बाद फेरोडॉक्सिन जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो किसको हम फेरोडॉक्सिन कहते हैं, वो हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एंड नाउ NADP रिडक्टेज जो कि NADP प्लस को रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट कर देता है। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया, ATP मिल गया, NADPH मिल गया। अब यही NADP और ATP ये दोनों हमारा फ्यूल मिल गए। अब यही ये दोनों साइकिल का काम था हमें 2 ATP और 1 NADPH देने का, तो ये दोनों हमारे फ्यूल मिल गए। अब ये फ्यूल हमारे कहाँ हेल्प करेंगे, ये लाइट रिएक्शन खत्म हो गई, ठीक है, लाइट रिएक्शन का पूरा काम खत्म। आपको एक एक प्रोसेस समझ में आ गया, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इससे हमें ATP मिल गया एंड NADPH मिल गया। अब ये जो फ्यूल तो हमें मिल गया, अब हमें आगे काम करना है। हमारा क्या, वाटर का यूज़ हो चुका है, ठीक है, वाटर ने हमें ऑक्सीजन दे दिया, और अब हमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा डार्क रिएक्शन में, यानी कि केल्विन साइकिल में रिड्यूस होगा। अब उसको रिड्यूस करने के लिए तो कुछ तो फ्यूल चाहिए, कोई तेल चाहिए, कुछ तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी यहीं से मिलेगी, यहाँ जो ATP प्रोड्यूस हुआ और जो NADPH प्रोड्यूस हुआ, यही हेल्प करेगा उसको आगे चल के कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो नाउ विल टॉक अबाउट द केल्विन साइकिल। ये लाइट रिएक्शन हो गया था, अब केल्विन साइकिल के बारे में बात करते हैं। सो इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द इंटीरियर ऑफ द लीफ वाया पोर्स दैट आर स्टोमेटा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ लीव्स में कैसे एंटर कर रहा है, वो पोर्स के थ्रू, पोर्स में के थ्रू CO2 एंटर करता है और डिफ्यूज करता है इनटू द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब डिफ्यूज करता है, यानी कि जब डिफ्यूजन होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना, ठीक है। तो अब जो हमारा जो CO2 है वो डिफ्यूज कर जाता है स्ट्रोमा के अंदर। अब वो स्ट्रोमा में आ गया, CO2 स्ट्रोमा में आ गया, अब वो स्ट्रोमा में आ गया, अब तो उसको रिड्यूस करने का काम शुरू करना होगा, क्योंकि अब वो रिड्यूस होगा तभी क्लोरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट बनेगा, है ना। तो जो स्ट्रोमा में हमारा CO2 आ गया, अब उसको रिड्यूस करना है वहाँ पे। द साइट ऑफ द केल्विन साइकिल रिएक्शन वेयर द शुगर इज सिंथेसाइज, शुगर इज सिंथेसाइज का मतलब स्ट्रोमा ही वो जगह है जहाँ पे ग्लूकोज बनता है, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज बन रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस का जो मटेरियल, जो खाना बन रहा है, वो थाइलाकॉइड, ग्राना, लेमेला में नहीं बनता, वो कहाँ बनता है, स्ट्रोमा में बनता है, यानी कि रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, वहाँ हमारा जो शुगर है वो बनता है, ठीक है। द केल्विन साइकिल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेजेस। अब 3 मेन स्टेज होते हैं जिसमें हम अपना केल्विन साइकिल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या है, कार्बन फिक्सेशन, यानी कि जो CO2 आया उसको फिक्स करना होगा। सेकेंड, रिडक्शन, कुछ फॉर्मेशन होगी उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड अगेन वी हैव टू रीजनरेट द मॉलिक्यूल्स। सो आई विल डिस्कस आगे इन नेक्स्ट स्लाइड कि ये प्रोसेस कैसे, आपका जो CO2 है वो कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है आपके कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। So first of all, a CO2 molecule combines with a 5 carbon acceptor molecule ribulose 1,5 bisphosphate RUBP, यानी कि स्ट्रोमा में जो एक 5 कार्बन एक्सेप्टर होता है जिसको हम RUBP बोलते हैं, वो CO2 को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और दिस 6 कार्बन मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स। अब देखो एक ये RUBP जो वो 5 कार्बन कंपाउंड है, एक CO2 मिल गया, यहाँ से एक कार्बन इसको मिल गया, अब ये क्या फॉर्म कर दे रहा है, ये फॉर्म करेगा 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और वो टूट जाता है किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाता है। और 3 कार्बन कंपाउंड क्या होता है,
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि PGA, या ये जो RuBP5 और एक कार्बन यहाँ से ये फॉर्म कर देगा क्या 6 कार्बन कंपाउंड, वो 6 कार्बन का 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RuBP कार्बोक्सिलेज और या फिर कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजन रुबिस्को जो हमारा एक एंजाइम होता है जो हेल्प करता है ये प्रोसेस कन्वर्ट करने का, यानी कि हर एक प्रोसेस करने के लिए आपको एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रुबिस्को से ऐड होगा उसके लिए रुबिस्को RuBP से ऐड होगा, उसके लिए जो एंजाइम है वो रुबिस्को है जो हेल्प करती है इसको इसका ज्वाइन करके और स्प्लिट करने में, किस में 3 PGA में स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारे यहाँ पे। सेकेंडली रिडक्शन, ये अभी तक हमने ATP NADPH का कोई भी यूज़ नहीं किया है, जो हमने लाइट रिएक्शन से फ्यूल लिया था उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें वो रुबिस्को ने कर दिया, ठीक है। ये जो पहला प्रोसेस कार्बन फिक्सेशन का जो काम है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ATP and NADPH कन्वर्ट द 3 PGA मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन शुगर यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी G3P। अब देखो जो हमारा ATP है और NADPH है वो क्या करेगा, ये जो 3 PGA है ना मॉलिक्यूल, इसको कन्वर्ट कर देगा किस में 3 कार्बन शुगर में, जिसको क्या कह रहे हैं हम लोग 3G3P यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। रीजनरेशन, अब हमने एक 3GPA कर एक हमें G3P मिल गया। अब यहाँ पे देखिए कि रीजनरेशन करना है हमें, कैसे, सम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स गोज टू मेक ग्लूकोज while other must be recycled to regenerate the 5 carbon RuBP compound that is used to accept new carbon molecules. This regeneration process requires ATP. अब हमें ATP की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, इसमें पड़ रही है। अब देखो जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमें मिल रहा है ना वो हम पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ आगे चल के ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है और कुछ सर्कुलेट हो रहा है, किस लिए सर्कुलेट हो जा रहा है, वापस कार्बन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस है उसमें आफ्टर 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate can be combined to make a glucose molecule। यानी कि ये जो साइकिल अभी तक ये कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, ऐसा प्रोसेस 6 बार होता है तब जाके आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है। यानी कि 6 टाइम दिस साइकिल विल गो थ्रू इन द स्टोमा टू गिव यू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखते हैं कि स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है, देखो एक ये जो RuBP है ना ये हमारे स्टोमा में प्रेजेंट है, ठीक है। 6 राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है वो हमारे स्टोमा में अवेलेबल है। अब ये क्या करता है कि जो CO2 हमारा स्टोमेटा से अंदर आ रहा है ना उसको ये एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि ये इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे कार्बन फिक्सेशन होता है, अब इसको इसने एक्सेप्ट कर, तो ये 5 है, ये एक कार्बन, ये आगे चल के क्या PGA में कन्वर्ट होता है। ऐसा 2 मॉलिक्यूल्स बनता है, 3 PGA 2 मॉलिक्यूल PGA में बनता है, यानी कि ये जो 3 ये और 3 ऐसा चेंज हो जाता है 3 PGAs के अंदर। और फिर जब ये जो 3 PGA का जो रिडक्शन हम G3P में करते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जब हमारा ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है हमारा टूट के जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है ना कि हमारा ATP इससे निकलता है और NADPH जो होता है इसमें हेल्प करता है इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि जो ATP हमें लाइट रिएक्शन से मिला था, NADPH जो हमें लाइट रिएक्शन से मिला था, वो क्या वही दोनों इन जैसे यहाँ पे तो हमें ATP और NADPH की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये जो कार्बन फिक्सेशन हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कार्बन फिक्सेशन में किसने हेल्प किया था, कौन से एंजाइम ने हेल्प किया था, रुबिस्को एंजाइम थी हमारे स्ट्रोमा में जो हेल्प कर रही थी हमारे कार्बन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जो 3 PGA है उसको G3P यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम लोग को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें ATP और NADPH की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ADP अब ATP जब हमारा यूज़ हो जाता है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है और NADPH जो हमारा कन्वर्ट होता है NADP आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट
ये जो थर्ड स्टेप है, जो हमारा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हमारा बन गया है, यही आगे चल जाता है। ये स्टेप आगे ये पूरा का पूरा हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3GPA हमारा फॉर्म होता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3GPA हमारा आगे हमने बढ़ा दिया, और बाकी रेस्ट ऑफ द 3GPA हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ये साइकिल को कंटिन्यू रखने की, क्योंकि एक साइकिल में हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। हमें कितने साइकिल चाहिए? अराउंड 6 साइकिल्स चाहिए टू मेक द ग्लूकोज। सो ये जो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये आगे ये चैनल को कंटिन्यू रखता है, और ये हमें क्या मिल जाता है? 3GPA, और यही बाद में क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफर्ड हो जाता है टू मेक ग्लूकोज। जैसा मैंने आपको बताया कि आफ्टर 6 टर्न्स ऑफ द केल्विन साइकिल, यानी केल्विन साइकिल कहाँ तक कंप्लीट हो गई? केल्विन साइकिल कंप्लीट हो गई है 3GPA बनाने तक, ठीक है। और यही 3GPA जब बन गया तो 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate can be combined to make a glucose molecule। यानी कि जब ऐसा हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन जाता है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा जब हमें, तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाने लगेगा। और रेस्ट जो बचा हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, वो क्या करेगा? वो आगे के प्रोसेसेस को बनाने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि एक प्रोसेस में ऐसा हो रहा है 6 साइकिल्स हमें चाहिए, तो वो 6 साइकिल्स चलते रहें, उसके लिए हमारा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जो बचे हुए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, वो सर्कुलेट होते रहते हैं, उस साइकिल में चलते रहते हैं। तो फाइनली वी गेट द एंड प्रोडक्ट, दैट इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रेस्ट आपको अगर कोई और डाउट होता है, यू कैन कॉमेंट डाउन आफ्टर द क्लासेस, and this is all about the photosynthesis. I hope you like the class and every topic is been clear। सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि FCI AG3 फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के जो कोर्स हमारे चैनल पे लॉन्च किया गया है, वो है कि रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GS का बैच। एक सुपर कंबाइंड बैच है, आपके सक्सेस को अश्योर करता है, जो कि देता है आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, क्लास नोट्स, ई बुक बेस्ड ऑन सिलेबस, 10 फुल एंड टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस। ये सारे आपको फीचर्स प्रोवाइड हो रहे हैं हमारे FCI AG3 के कोर्स के अंदर, जो कि आपको टेक्निकल, जनरल, अकाउंट एंड डीपो, ये तीनों ये सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहा है। And just the phase 1, phase 2 for both this examination, phase 1, phase 2 for both this examination, but and phase 1 for account, the account AG3 for account we are dealing only for phase 1. Okay, rest phase 1, phase 2 for all these three for technical, general and depot we are providing on this course. You can purchase this course for ₹2000. And rest the description to purchase this course is provided in the description box down the video, and rest helpline number is provided to you for any further queries. FCI AG2 and AG3 combined pack we are also providing। FCI AG3 यानी कि जो मैनेजर पोस्ट के लिए है, और ये जो टेक्निकल पोस्ट, दोनों पोस्ट के लिए हमारा एक कोर्स लॉन्च किया गया है। आप दोनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, विच कॉस्ट ₹2400, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, फुल एंड टेस्ट सीरीज, यूट्यूब क्लासेस एंड नोट्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर एंड इंटरव्यू गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यू कैन परचेज दिस कोर्स इफ़ यू हैव एनरोल्ड इफ़ यू हैव फिल्ड द फॉर्म फॉर बोथ AG2 एंड AG3। यानी कि अगर आपने मैनेजर AG3 पोस्ट और AG2 पोस्ट दोनों के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, एप्लीकेशन भरा है, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते टू इंश्योर योर सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। एंड अपने सारे प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए आप ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। द डिस्क्रिप्शन और द क्वेरीज यू कैन आस्क ऑन दिस नंबर, एंड दिस इज द डिटेल्स ऑफ द application this channel. So thank you for watching agriculture and GK. Hope you liked it. Hope you liked the topics I discussed today. So subscribe the channel, like, share and comment your queries, and if you like the channel, please comment your responses down in the description box. Thank you so much for this class.